और एक है CO 98-014, ये पुरानी है ये भी, लेकिन प्राकृतिक खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। और जैसे आप 0238 जाने को तैयार बैठी है, तो विकल्प के रूप में फिलहाल ये बहुत अच्छी प्रजाति है। आगे एक एक के बारे में बताता हूँ। COL के 14201, ये लखनऊ से निकली है, ये भी अगेती प्रजाति है। और ये जैसे 8436 आपके यहाँ तो अभी भी है, हाँ उसी का भाई बहन है ये, है ना? हाँ नाटे वाला, ठीक है। उसी तरह से छोटी पोरी है इसकी, बढ़वार कम होती है, चीनी का पड़ता अच्छा है, गुड़ अच्छा बनता है। और वर्तमान समय में ये ठीक है। लाल सड़न रोग का प्रकोप है लेकिन कम है ना? और गुड़ इसका सुनहरे रंग का और उच्च गुणवत्ता का बनता है। और बेधक कीट जैसे हमारे यहाँ गांव में लगा रखा कई लोगों ने है इसमें, लेकिन 38 के मुकाबले कम है ना? ये इसके, ये देखो आप पहचान कर सकते हो उसकी गन्ने की, बोरी छोटी है, अंदर से ठोस है और इस तरह की हाइट रहती है, ऐसा लगता है इसका खेत है। ये जो COS 13235, ये भी अगेती किस्म है। इसका गन्ना सीधा है, मोटा, मध्यम कड़ा, सफेदी लिए ठोस है। ये इसकी 810 से 920 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये औसत पैदावार है। और लाल सड़न के लिए ये भी मध्यम रोगरोधी है, मतलब एकदम फ्री नहीं है, लेकिन अभी इसमें लाल सड़न का प्रकोप है ही नहीं, है ना? और इसकी पेड़ी फसल की भी उपज क्षमता अच्छी है और कीट एवं रोग इसमें न के बराबर है। केवल एक है वो, कुछ पौधों में वो काली वो निकल आती है, सीख सी, उसे स्मट कहते हैं, लेकिन वो अभी इतना ज्यादा नहीं कि इसको नकार दिया जाए, है ना? मतलब वो किसी भी चीज को खत्म तो नहीं किया जा सकता दुनिया में से। ये इसका गन्ना है ना? इस तरह की ये 35 है जी। हाँ 35 है। ये मतलब देखो इसमें गन्नों की संख्या खूब ज्यादा होती है, इस वाले उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पोरी थोड़ी लंबी है। ये तो क्योंकि प्राकृतिक खेती क्या है, इसलिए प्राकृतिक खेती में क्या है कि जिस गन्ने की पोरी मान लो ये 6 इंच लंबी है, तो उसमें 4 इंच रह जाएगी, प्राकृतिक में घट जाएगी, तो इसलिए आपको ये छोटी लग रही है इसकी। ये मेरे अपने खेत के हाँ ठीक है। तो ये जो तीनों फोटोग्राफ हैं मेरे अपने खेत के हैं। तो कोई भी वैरायटी आप लगाओगे प्राकृतिक खेती में, उसकी पूरी छोटी रहेगी, कारण लेकिन गन्ना ठोस रहेगा, वजनदार रहेगा, क्योंकि उसमें तो हम यूरिया और जिब्रेलिक एसिड लगा के ना तो लंबाई बढ़ा देते हैं। तो इसमें स्वाभाविक रूप से जो लंबाई है गन्ने की वही रहेगी, ठीक है जी। ये अच्छा उल्टे जा रही है तो ये 35 भी आपके पास है डॉक्टर साहब? हाँ 35 है। अच्छा ये 98-014, ये पहले लोगों ने कोई और फिर छोड़ दी, है ना? लेकिन दोनों साइड में है जी। हाँ ये मेरे पास भी है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? हाँ गन्ना लंबा होता है और गिर जाता है, इतना लंबा हो जाता है। हाँ ठीक है, बस ये इसकी कमी है कि गन्ना लंबा होकर गिर जाता है नहीं? लेकिन प्राकृतिक खेती में क्यों बहुत ज्यादा बढ़वार नहीं होती। तो जैसे रासायनिक खेती में जिन लोगों ने लगाया और लागत लगाई तकड़ी, उनके यहाँ तो गिर गिरा कर सब खराब हो गए। हमारे यहाँ ये सीधा खड़ा है और देखने लायक सुंदर खेत है, ठीक है जी। जायका भी पहुंचे है हाँ। अच्छा इसका भी गुड़ अच्छा बनता है, ठीक है। तो बात यह है प्राकृतिक खेती में हमें वे वैरायटी सेलेक्ट करनी है, भले उसकी पैदावार कम हो, जिसका गुड़ अच्छा बने। क्योंकि हम अगर प्राकृतिक खेती करके अभी गुड़ वो गन्ना मिल में सप्लाई करेंगे तो कुछ खास लाभ नहीं होगा। अगर हम गुड़ बना के बेचेंगे तो ठीक ठाक लाभ होगा, ठीक है। ये खेत की फोटोग्राफ्स हैं, ये बरसात के समय की है। ये COJ 88 आपकी देखी भाली है, इसमें बोला खूब है, इसमें कीड़े बीमारी का प्रकोप नहीं है और खेत वर्ष भर हरा भरा बना रहता है ना जी।
थोड़ा सा उत्पादन कम है, लेकिन उतनी ही ज्यादा अच्छी, उतनी ही पूर्ति इसकी गुड़ से हो जाती है। अगर और वैरायटी का गुड़ आपका 100 रुपए किलो बिक रहा तो इससे 120 मिलेगा। ये पता नहीं सर पैडी का मतलब क्या है? रेडमोन तो दूसरी फसल है। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, हाँ। अच्छा, हाँ हाँ है, आप वाले हैं तो ठीक ठीक। हाँ कम कम है वो तो भेज दो। ठीक ठीक ठीक। CO जी 88 का गुड़ का कलर कैसा होता है जी? कलर गुड़ वाइट एकदम सफेद। टेस्ट? मतलब टेस्ट सबसे बढ़िया है ना, टेस्ट सबसे बढ़िया और कलर सबसे सुंदर। जब हम मार्केट में डिस्प्ले करते हैं सेल करने के लिए तो लोग कहते हैं कि बिना केमिकल के इतना वाइट गुड़ बन ही सकता। आप झूठ बोल रहे हैं कि इसमें केमिकल नहीं है ना। इतना बेहतरीन गुड़ बनता है इसका। CO जी 88 के मतलब सभी गन्नों में सबसे टेस्टी गुड़, हाँ, सबसे सुंदर टेस्टी और सबसे सुंदर कलर के हिसाब से। रस भी बेहतरीन लग रही है इसका। हाँ अच्छा, ये इस तरह की फसल देखने को मिलती है। ये पुरानी फोटो है तो अपने खेत की है। अब बात आ गई, PMDS हो गया, बीज का चुनाव हो गया, वैरायटी का चुनाव हो गया। अब करनी है बुआई। तो खेत की तैयारी कैसे करनी है? देखिए, अगर बरसात, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सितंबर की, और मार्च में तो पलेवा करनी ही पड़ती है। कई बार सितंबर में भी बारिश जल्दी चली जाती है, अगस्त के महीने में, तो हो सकता है सितंबर में भी आपको पलेवा करनी पड़े। और अगर सितंबर में आपको पलेवा करनी पड़ रही है तो उस समय ही आपको इसमें 400 लीटर जीवामृत लगाना है। अब जीवामृत क्या है? ये प्राकृतिक पे लग रही थी दवा। हाँ, प्राकृतिक की बात कर रहे हैं हम, रासायनिक की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ये क्या है? ये जीवामृत है और ये घर पे बनाया जाता है और ये देसी गाय के गोबर गौमूत्र से बनता है। ये सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल है जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ये सूक्ष्म जीवाणु भैंस में या अन्य किसी पशु के गोबर में नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें अनिवार्य है भारतीय नस्ल की देसी गाय। ठीक है, वो हमारे यहाँ के लिए सबसे बढ़िया है साहिवाल, थारपारकर और हरियाणा, है ना। ये तीनों यहाँ की क्षेत्रीय अनुकूलता के लिए बढ़िया है। बहुत लोगों ने गिर लिया है, लेकिन गिर का कार्यक्रम सफल नहीं यहाँ, क्योंकि गुजरात गर्म प्रदेश है, वहाँ वर्ष भर गर्मी बनी रहती है। तो जो है ज़्यादा हमारे यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वो यहाँ एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रही, है ना। और एक बात और है कि उसका प्रचार प्रसार इतना हो गया, पूरी दुनिया में मांग है गिर की, तो हम लोगों को अच्छी नस्ल की बढ़िया गाय मिल भी नहीं रहेगी। वो बेकारी कंडम संडम गाय यहाँ लोग ला के बेच दे रहे लाखों लाखों रुपए में, और रिजल्ट जीरो। तो 400 लीटर जीवामृत लगाना है सिंचाई के पानी के साथ जब पलेवा करनी है। तो ये है क्या जीवामृत? एक प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं, उसमें 10 लीटर गौमूत्र डालेंगे, 10 किलो गोबर देसी गाय का, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन है, 500 ग्राम पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी और 180 लीटर पानी। ये 6 आइटम है, उस प्लास्टिक के ड्रम में हम भर देंगे। फिर इसको सुबह शाम घुमाएंगे। गर्मियों में 3 दिन में, सर्दियों में 5 दिन में ये तैयार हो जाता है। इसको सिंचाई के पानी के साथ लगाना है। ये खाद नहीं है, ये सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल है, और ये सूक्ष्म जीवाणु जमीन में जाके जो हमारी जमीन में पोषक तत्वों का भंडार भरा पड़ा है उसको पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। यानी कि ये उर्वरकों की फैक्ट्री है ना, जो हम बाजार से खरीद के डालते हैं। तो ये फैक्ट्री आपको खेत में लगानी, ठीक है नहीं, बस इस पे ध्यान देना आपको। तो ये होगा काम जीवामृत से और घन जीवामृत से। तो पलेवा कर दिया आपने, पलेवा से फिर आप खेत की तैयारी करेंगे। खेत तैयार कर लिया आपने, रोटावेटर से जुताई करनी है, हैरो से, कल्टीवेटर से, और उससे क्या नाम मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने की प्राकृतिक खेती में आवश्यकता नहीं है, ना मिट्टी पलटने की आवश्यकता है। वो भी मैं बताऊंगा क्यों होगी। तो जो है
क्या है कि जितनी हम ज़्यादा जुताई करते हैं और मिट्टी पलट देते हैं और गहरी जुताई करते हैं तो उससे जो है एक तो सूक्ष्म जीवाणुओं की हानि होती है, दूसरे जो हमारी जमीन में जीवांश पदार्थ है वो ऑर्गेनिक मैटर उड़ता है, तो जमीन की ताकत कम होती है बार बार जुताई करने से, गहरी जुताई करने से और मिट्टी पलट करने से। ठीक है नहीं? ये चीजें मैकेनाइजेशन मशीनरी की तरफ और ले जाना और मतलब कहने का ये है कि रसायनों की ओर, मतलब जितनी आप ज्यादा जुताई करेंगे उतनी ज्यादा आपको रसायनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो अगला इसमें एक बात इसमें लिखी है कि उत्तर दक्षिण दिशा में खूड़ बनाए। खूड़ जो है उत्तर दक्षिण दिशा में बनाए यदि संभव हो सके, क्योंकि खूड़ बनाने की प्रक्रिया डिपेंड करती है नाली के ऊपर, है ना, कि नाली किधर है आपकी, पानी किधर से आएगा, है ना। तो जहां तक संभव हो सके आप, वैसे अब तो जहां तक खेत लेवल्ड है, लेजर लेवलर से सबने फिट करा रखे, तो आप इधर किसी भी साइड नाली बना सकते हो। तो इसलिए अब ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। पहले तो खेत इस तरह के होते थे, यूं ढालदार, तो उसमें पानी की दिशा बदलना आसान काम नहीं था। अब बदल सकते हो। अब ये इसलिए ये खूड़ की जो दिशा बताई मैंने, पहले बताते थे लोग कि पूरा पश्चिम को, क्यों कि हवा आर पार निकल जाएगी, गन्ना गिरेगा नहीं। हाँ, लेकिन क्योंकि इस खेती का नाम प्राकृतिक खेती है तो इसमें यह ध्यान देना है कि हमें प्राकृतिक व्यवस्था को बहाल करना है। तो हमारी जो फसलें हैं वो जमीन से केवल 2% खुराक लेती हैं, 98% खुराक पानी से, वायु से और सूर्य से। तो 98% व्यवस्था को बहाल करना, हमें प्रकृति की व्यवस्था को बहाल करना, तो हमारा काम स्वतः ही होता जाएगा। ठीक है नहीं? तो बाजार पर निर्भरता समाप्त। ठीक है जी। अच्छा, फिर जब हमने खूड़ खोल दिए उत्तर दक्षिण, फिर ये 400 किलो घन जीवामृत डालना है खूड़ में, जैसा आप डाइट पोटास डालते हो। ठीक है? तो ये घन जीवामृत क्या है? ये सूखा खाद है। देसी गाय के गोबर को सुखा के बारीक करके ढेर लगाते रहते हैं एक जगह पे, और जब हमें खेत की बुआई करनी उससे 3-4 दिन पहले, मान लो 1 एकड़ हमें खेत बोना, तो 4 क्विंटल हमने वो गोबर ले लिया और उसमें 10% जीवामृत मिला लिया। जीवामृत उसके ऊपर छिड़क दिया या बाल्टी से भर के उस पर डाल दिया, फिर फावड़े से काट दिया, है ना, जैसे वो चिनाई में गारा बनाते हैं इस तरह से, और फिर उसको कट्टों में भर कर रख लेते हैं, जूट के बोरों में, जूट के कट्टों में, प्लास्टिक के में नहीं। वो इसलिए बोरी वाले कट्टे में, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवाणु है। यदि जूट के कट्टों में भरकर आपने कट्टे बांध कर रख दिए तो बढ़ जाएंगे, हवा का आवागमन समाप्त, वे सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाएंगे। तो ये 4 कुंटल आपको खूड़ में डालना, 1 एकड़ की बात है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? इस तरह से अब बुआई की विधि, मतलब इसमें यह अनिवार्यता है कि ट्रेंच विधि से ही बोना पड़ेगा आपको, सामान्य पद्धति में कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि वो जो मैं बात कर रहा था बीच में रेडियो बात, उत्तर दक्षिण इसलिए बोना है कि उत्तर दक्षिण बोने पे सूर्य की धूप अधिकतम समय खेत में रहेगी, लाइनों के बीच में भी रहेगी। तो सबसे बड़ा सोर्स न्यूट्रिएंट्स का, ऊर्जा का, वो सूरज है नहीं? तो प्राकृतिक रूप से वो काम होता रहेगा। तो इस तरह से खूड़ बना लिए, और कम से कम दूरी 4 फुट, और अधिकतम आप कहीं भी जा सकते हैं, कम से कम 4-5 फुट रखनी है, अधिकतम आप 8-9 तक भी जा सकते हैं। कुछ लोग 14 फुट पे होते हैं। ठीक है, वो विषय आगे है, फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो अभी बात लंबी हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगला स्टेप है बीज को उपचारित करना है। हाँ, ये बीज को उपचारित करना, ऐसे बीज को बीजामृत में डुबोना है। अब बीजामृत क्या है कि ऐसे ये ड्रम ले लिया एक प्लास्टिक का, इसमें 20 लीटर पानी ले लिया, इसमें 5 लीटर गोमूत्र डाल दिया, है ना, और 1 किलो गोबर डाल दिया इसमें देसी गाय का, और 50 ग्राम चूना खाने वाला जो आप खाते हैं ना, वो तंबाकू में लेके खाते हैं वो,
और ये हो गया, इतनी सामग्री इसमें मिला दी और ये 24 घंटे में तैयार हो जाता है। मान लो कल आपको बीज डुबोना है तो आज बना लो, कल इसमें बीज डुबो दो। इतनी मात्रा जो है जितनी ये मैंने बताई, ये लगभग 100 किलो बीज, 1 क्विंटल बीज को उस वैसे धान और उसमें इसमें तो 1 एकड़ के लिए आपको 100 लीटर बनाना पड़ेगा ये करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं सोखेगा, पानी थोड़ा सोखता है। तो ये 100 लीटर से आपका काम चल जाएगा 1 एकड़ का, ये बना लेंगे तो इस तरह से ये आपका काम बन जाएगा। 10-15 मिनट जरूर इसमें डूबना चाहिए, ठीक है जी। गन्ना इस तरह से ये बीज उपचारित हो गया। अब इन टुकड़ों को आप जो है बुआई कर देंगे। अब गन्ने में जीवामृत का प्रयोग, अच्छा हम क्या कैसे इसको, ये ऊपर जो फोटोग्राफ है ये जीवामृत को कैसे बनाते हैं, ड्रम दिखाई दे रहा है ना, इसको ऐसे घुमाना पड़ता है। नीचे फिर ये जो एक टैंक बना रखा ट्रैक्टर से अटैच हो जाता है, ड्रम में से इसमें पलटा और ट्रैक्टर पीछे जोड़ के ले गई और ले जाके जो है इसको नाली पे रख दिया, पाइप लगा दिया इसमें और उसमें छोड़ दिया, पानी के साथ चलता रहता है। ये तरीका है। अब इसमें बात ये आती है कि अच्छा ये हर पानी के साथ, हर सिंचाई के पानी के साथ गन्ने में आपको 400 लीटर लगाना है, ठीक है। तो इसमें जो जैसे क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें एक्टिनोमाइसिटीज है, स्यूडोमोनास है, पीएसबी है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, राइजोबियम है, ये बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो इसमें पाए जाते हैं और ये सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। और जब इनको जमीन में प्रवाहित करते हैं तो हमारी जमीन में प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन वो उपलब्ध अवस्था में नहीं होता, तो उसको ये उपलब्ध अवस्था में कन्वर्ट करके जड़ों के पास छोड़ देते हैं, जिससे हमारी फसलें अच्छी बढ़वार देती है, ठीक है जी। अब इसके छिड़काव भी करने पड़ते हैं, है ना। तो ये छिड़काव, जैसे पहला छिड़काव गन्ना बुआई के 1 माह बाद करना है, उसमें पानी 100 लीटर रखेंगे और जीवामृत 5 लीटर। ये स्प्रे क्यों कर रहे हैं कि ये फफूंदीनाशक भी है, ये कीटनाशक भी है और ये खाद खुराक भी है नहीं। तो ये पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है। मतलब जैसे ये सवाल आपके दिमाग में उठता जा रहा होगा कि कीड़े बीमारियों से कैसे बचा जाएगा, है, तो ये सब इंतजाम होता चल रहा है, मतलब ठीक है, स्वाभाविक रूप से। अच्छा, दूसरा छिड़काव, पहले छिड़काव के 21 दिन बाद उसमें पानी 150 लीटर और जीवामृत 10 लीटर। तीसरा फिर वही 21 दिन के अंतराल पर करेंगे, पानी 200 लीटर और वो 20 लीटर। चौथा छिड़काव करेंगे खट्टी छाछ का, देसी गाय की खट्टी छाछ। ये क्या काम करता है, इसमें पानी रहेगा 200 लीटर और खट्टी छाछ रहेगी 5 लीटर। ये क्या काम करता है, जो फफूंदी जनित रोग, जैसे इसमें बन जाता है 0238 में, जितने भी फफूंदी जनित रोग है गन्ने में, उनको रोकने का एक काम करता है। 5वां छिड़काव फिर जीवामृत का, 6वां छिड़काव फिर जीवामृत का, वही 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृत। इस तरह से ये पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, जो सिंचाई का क्या तरीका इसमें अपनाया जाए। ये 2 तरीके से इसमें सिंचाई करनी पड़ेगी, टपक सिंचाई विधि और एकांतर नाली सिंचाई विधि। ये देख रहे हैं ऊपर जो खेत, ये हमारे अपने खेत का फोटोग्राफ है, इसमें पाइप फैले हुए हैं, ये टपक सिंचाई विधि कहते हैं इसको, हाँ, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और ये जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस पे भारी भरकम अनुदान भी मिल रहा है ना। तो या तो ये तरीका अपनाएंगे, या नीचे जैसे नालियां हमने बना रखी, तो हालांकि इसमें वो बात क्लियर नहीं हो रही, ये तो केवल नाली शो करने के लिए फोटो दिया गया है। मतलब करते क्या है इसमें एकांतर नाली सिंचाई में, कि पहली 2 सिंचाई तो सारी नालियों में करेंगे, तीसरी सिंचाई से क्या बदलाव करेंगे, पहली सिंचाई पहली नाली में भरेंगे, दूसरी को खाली छोड़ेंगे, तीसरी में फिर भरेंगे, चौथी को खाली छोड़ेंगे, ऐसे एक नाली को भरेंगे, एक को खाली छोड़ेंगे, तीसरी से करेंगे ये काम, ठीक है जी। चौथी में
फिर जिनमें दिया था उनको खाली छोड़ देंगे, जो खाली छोड़ी थी उनमें पानी भरेंगे। ये एकांतर नाली सिंचाई विधि है। अगर इस विधि को, इन दोनों विधियों को हम अपनाते हैं तो पैदावार बढ़ती है और ये प्राकृतिक खेती में अनिवार्य है, नहीं तो आपकी पैदावार कम होगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी के दो कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें 50% वायु चाहिए और 50% नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। हम भरते हैं पानी, तो पानी भरने से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की कमी होती है, सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं, तो पैदावार घटती है। ठीक है, ये बात है। तो इसलिए सिंचाई की विधि का तो बहुत बड़ा योगदान है। प्राकृतिक खेती में गन्ने में सह फसल भी जरूर करनी है, सह फसली जरूर करनी है, ये भी एक अनिवार्य कंपोनेंट है प्राकृतिक खेती में, है ना। तो प्राकृतिक खेती में सह फसल, जैसे ये दो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, नीचे उर्द बोया गया है गन्ने के बीच में, ऊपर लोबिया बोया गया है। और शुरुआत में दलहनी फसलें आप चुने, क्योंकि ये जो है, हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ ठीक है, देखिए सर, ठीक है, नहीं क्या जरूरत है छुपाने की, यही आप उस रजिस्टर के साथ ये भी भेज दो 20, ठीक है, 20 क्या 20-22 भेज दो, एक आधा खराब हो जाता है। हाँ साइन करा भेज दो, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। तो साहब ये शुरू के 2-3 साल आप दलहनी फसलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो है जमीन को मजबूत करते हैं और इनको जब मिट्टी में अगर आप इनसे वो भी ना लो अनाज दाना मिट्टी में पलटते रहेंगे तो जमीन मजबूत हो जाएगी। और ये खड़ी जब तक रहती हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके आपकी जमीन में फिक्स करती है ना। तो ये प्राकृतिक सिस्टम है, यूरिया का विकल्प है। जो ये कंपनियां यूरिया बनाती है ये भी वायुमंडल से ही यूरिया देती हैं और उसको एक दाने में चिपका के आपको पकड़ा देती है और महंगा कितना है ये आप देखते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है, इसलिए इसमें सहफसली करना बहुत जरूरी है। सहफसली क्यों आवश्यक है, बात ये है, एक तो जैसे मैंने बताया कि ये जैसे हमारे गन्ने की फसल को ये सपोर्ट करती है ना, एक तो ये काम की खाद उपलब्ध कराती है। दूसरा, अगर आप सह फसल नहीं करोगे तो बीच में जो खाली स्थान है इसमें फिर खरपतवार उगेंगे, फिर उनकी निराई गुड़ाई में आपका खर्च बढ़ेगा, क्योंकि दवाई तो रसायन तो आप इसमें इस्तेमाल नहीं करोगे। ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण कि यदि जमीन को खुली छोड़ देते हैं या बार बार हम जुताई करेंगे तो सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए दोनों ही खुली धूप में काम नहीं करते, नीचे चले जाएंगे, तो जमीन की ऊपरी सतह पर पोषक तत्वों की कमी बनी रहेगी, जिससे आपकी पैदावार घटेगी। इसलिए ये खाली जमीन को सह फसल से ढकना अनिवार्य, ठीक है। सहमत है आप इस बात से? अब जैसे ये प्रक्रिया आप पहले से करते आ रहे हैं, आच्छादन का ये भी एक तरीका है कि जैसे पेटी फसल में आप पत्ती फैलाते ही हैं पहले से, मान लो आप सह फसल का प्लान आपका कोई नहीं है और आप वो नहीं कर पा रहे किसी कारण, तो फिर इस तरह से पत्ती फैला के या धान की पुराड़ फैला के या घास फूस से इसको खाली जगह को आपको ढकना है। इस विधि को काष्ठाच्छादन कहते हैं। और एक बात और है, जिस खेत में भयंकर खरपतवार होते हो तो उसमें आप यदि लकड़ी का बुरादा लेके आपका एक बार मोटी सतह आप फैला दें गन्ने के बीच में, तो एक भी खरपतवार का दाना जम नहीं पाएगा और फिर लंबे समय तक खेत से खरपतवार गायब, ठीक है जी। तो ये विधि है, काष्ठाच्छादन कहते हैं इसको, ये करना भी ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तरीका तो आप अपनाते ही हैं कि भाई बीच में रोटावेटर चला दिया, है ना। मानो वो पहले दो तरीका आप नहीं कर पा रहे थे, ये है ही, लेकिन इसकी हानि ये है कि जितनी बार हम गुड़ाई करेंगे, लेकिन इसमें भी ये सावधानी रखनी है कि कल्टीवेटर से नहीं जोतना, रोटावेटर से जोतना है, गहरी जुताई नहीं करनी है, ठीक है। इससे रोटावेटर से जोतना है।
और जुताई बहुत ज्यादा नहीं करनी, जब आवश्यक हो तभी करें। अच्छा, कुछ महानुभाव ऐसे होंगे विशेषकर हमारे जैसे कि जो एक तरह से जिनको यदि मैं कहूँ एब्सेंटी फार्मर, मतलब जो खेत पर कभी कभी जाते हैं। अब मान लो जैसे मैं नौकरी करता हूँ तो पूरा दिन तो मेरा यहाँ बीतता है, जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना ऐसा होता है कि उसमें मुझे महीनों महीनों हो जाता है खेत पर जाए, क्योंकि सुबह उठे घर से तैयार हुए यहाँ के लिए निकल के फिर अंधेरे में पहुंचे, खेत पर जाने का समय नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर वो खरपतवार उगते हैं, खरपतवार उगते हैं तो उनको फिर जड़ से नहीं उखाड़ना है, न जड़ से उनकी जुताई उताई करनी है, उनको फिर ऊपर से काटना है इस मशीन के माध्यम से, है ना, इसे ब्रश कटर कहते हैं। तो इसका खर्च लगभग 100 रुपये बीघा बैठता है और एक आदमी एक दिन में 1 एकड़ का काम आराम से कर लेता है, ठीक है। तो फिर ये तरीका है, तो इससे क्या है कि वो जुताई से भी बच जाओगे और जो है वो मल्चिंग भी हो गई और खरपतवार नियंत्रण भी हो गया, तो सारा मकसद इससे हल हो जाता है, ठीक है जी। तो अब ये बताइए कि अब तक जितने ये काम मैंने बताए, आपको रासायनिक खेती के मुकाबले काम बढ़ा हुआ लग रहा है, घटा हुआ लग रहा है? बढ़ावा लग रहा है। बढ़ावा लग रहा है? बढ़ गया? नहीं जी, घटा हुआ है जी। अच्छा जी, काम तो बढ़ाना है लग रहा है। देखो एक बात है भाई, आपको गन्ना खोदना नहीं, गन्ना जोतना नहीं, गहरी जुताई नहीं करनी, मिट्टी पलटनी नहीं, तो काम कम हुआ कि बढ़ गया? ये तो कम हुआ जी, है? कम हुआ है तो। लेकिन परसेप्शन यही है कि जो इन्होंने कहा एकदम अंदर दिल की बात है कि बढ़ गया काम, है नहीं? टेंशन हो गई जी, है? टेंशन हो गई। हाँ हाँ, है नहीं? तो मतलब कट्टा लो और गिर दो डाई का और क्या है। अरे नहीं, काम उसमें ही ज्यादा है, देख लेना, ठीक है। अच्छा, फिर जब जैसे हम ये बोते हैं हरी खाद, तो मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादा, जैसे मेरे पास 8 खेत है तो सारे में गन्ना ही रहता है, तो आधे में तो हम असोज में बो देते हैं गन्ना और आधे में जो है कि अब फरवरी मार्च में। तो असोज वाली फसल में तो हम लेते हैं जैसे आलू, सरसों, चुकंदर, इस तरह की फसलें। और अब जैसे अब जो गन्ना बोया जाएगा इसमें हम लेंगे, और पेटी फसल में इसमें लेंगे वो क्या नाम, ये अपना लोबिया। तो जून के महीने में लोबिया को जो है पलट देते हैं और फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इससे मल्चिंग भी होगी और वो अपना हरी खाद का भी काम हो गया और खरपतवार नियंत्रण भी हो गया, सारे काम हो गए इससे, ठीक है जी। तो अब एक बात तो आपने ये बो दिया मार्च में लोबिया, और जून तक ना आपको खेत जोतना है ना खोदना है। आप जैसे गन्ना आप क्या बार तो उससे कल्टीवेटर से जोतते हो, बैलों से या उससे पावर टिलर से, कितनी बार जोतते हो बताओ? 2-3 बार, 3 बार तो मिनिमम है, और 2 बार फावड़े से खुदाई कराते हैं, वो काम इसमें नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये इसी साल की 13/235 की वो है फोटोग्राफ। मतलब जैसे ये डर रहता है ना, ये अभी तक सब ये डरे बैठे होंगे कि कर तो लें पर पैदावार घटेगी, है ना। तो ऐसा नहीं है। ये पहले वर्ष जब हमने किया 352 कुंटल पैदा हुआ और अब जो है 400 कुंटल और इससे ऊपर, है नहीं। अभी जो पेटी काटी हमने 0238 की 72 कुंटल बीघा, यानी कि 432 कुंटल प्रति एकड़। तो इस वर्ष जैसा ये बहुत खराब सीजन है, तो ये कम पैदावार नहीं है, ठीक है। धन्यवाद भाई, कोई बात खराब लगी हो तो माफी, ठीक है। और आज का कार्यक्रम इतना ही, कल फिर बात करेंगे आपसे, ठीक है। अच्छा, धन्यवाद।